तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जैसे कि ब्रिटिश आते हैं, भारत ब्रिटिश आता है और इंडिया पे अंग्रेजों का शासन हो जाता है, ठीक है? यहाँ से इसके बाद लगभग 100 साल के बाद, अंग्रेजों के शासन होने के लगभग 100 साल के बाद 1857 में एक रिवॉल्ट होता है ना? जिसे हम लोग कहते हैं क्रांति, 1857 की क्रांति। इस रिवॉल्ट के बाद बहुत कुछ भारत में बदलता है। खास करके 2 चीज़ों में हम लोगों ने इसका योगदान देखा। पहला तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी जो है उसमें काफ़ी चेंज होता है, ठीक है? दूसरा जो था कि 1857 की क्रांति को अगर कहा जाए एक लाइन में तो हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों का विरोध था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है? इसका तरीका जो था, इसकी जो खामियाँ थी, इसको सुधार करके नए तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो 1857 के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई कि एक नए तरह से आज़ादी के लिए एक नए तरीके का आंदोलन शुरू होता है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का अहम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसके बाद हमने देखा कि इनका जो तरीका था, कांग्रेस का जो तरीका था अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने का, वो मोस्टली क्या था, लिबरल तरीका था, है ना? इसी क्रम में जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने ये भी देखा था कि बंगाल के विभाजन के बाद कई तरह की क्रांतिकारी घटनाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्रांतिकारी घटनाएँ स्टार्ट हुए मतलब कि अभी से पहले, इस घटना से पहले जो मूवमेंट था, वो मोस्टली कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा था और वो सारा किस तरह का मूवमेंट था? लिबरल तरीके का मूवमेंट था। 1905 के बाद जो हमारा लिबरल का मतलब सर? मतलब कि उसमें हिंसा नहीं थी, है ना? नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इन लोगों का तरीका जो है सरकार को मनाने का था। जैसे सरकार के खिलाफ अब तुम धरना दे दिए, तो धरना एक तरह का सरकार को चैलेंज करना हो गया। अब कोई सरकार के पास जाकर के चिट्ठी लिख रहा है, उस पे अपील कर रहा है कि आप हमें ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, है ना? तो उसको हम लोग मॉडरेट कहते हैं, ठीक है? तो कांग्रेस का जो तरीका था 1905 से पहले वो था मॉडरेट तरीका, ठीक है? दैट मीन्स कि ये लोग जो हैं ज़्यादातर प्रेशर नहीं देते थे अंग्रेज पे, उनसे मनाने की कोशिश करते थे। बंगाल के पार्टीशन के बाद 1905 के बाद जो है वो एक नए तरह का एक्सट्रीमिस्ट वाला, है ना? जिसमें कि हिंसात्मक आंदोलन, धरना, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई। इसी क्रम में हम लोगों ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम देखे कि कैसा संस्थाएँ थी जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थी, है ना? अंग्रेज़ों को खिलाफ जो है कई तरह की कार्रवाइयाँ भी की गई। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है, महत्वपूर्ण घटना स्टार्ट होता है। अभी तक जो भी चीज़ें थी, कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों लोगों की जो आंदोलन थी, वो बहुत कम लोगों तक सीमित थी। गिने-चुने लोग जो इन चीज़ों को समझते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 1917 ईस्वी के बाद से 1917 ईस्वी के बाद से गांधी जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद से गांधी जो है फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करते हैं। तो अभी तक जो है यहाँ तक की चीजें मोस्टली इनका फोकस था अंग्रेजों को हटाना या फिर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार मांगना। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, है ना, जिसको हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे, प्रमुख रूप से स्टार्ट होता है 1905 के बाद, है ना? ये फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे हम लोग मास मूवमेंट भी कहते हैं। मास मूवमेंट का मतलब बहुत बड़े नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें गांधी का जो एंट्री था, गांधी के आने के बाद से नए तरीके से जो है मूवमेंट शुरू होता है। तो हम लोग एक गांधी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग इस पहले देखेंगे और फिर इस मूवमेंट का करेंगे। तो गांधी जब भारतीय आंदोलन में आते हैं, है ना? तो तीसरा और फाइनल फेज जो है मूवमेंट का, नेशनलिस्ट मूवमेंट,
है ना, राष्ट्रीय जो संग्राम था उसका 1917 से लेकर के 1947 तक को हम लोग गांधीयन फेज या गांधीयन एरा भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो सबसे प्रमुख लीडर थे वो कौन थे? गांधी थे। इन्होंने अपने इनका जो सिद्धांत था अहिंसा का, है ना, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का, उसका इस्तेमाल इन्होंने किया। ठीक है, और इस तरह से ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था एक मास मूवमेंट बन गया। तो गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि मोहनदास गांधी जी का पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले भी पता होगी। उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की इंग्लैंड में, और पढ़ाई करने के बाद वापस भारत 1891 में लौटे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, जहां पे कि कुछ इंडियंस थे और उनका केस लड़ने के लिए उनके लिए वकालत करने वो 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में अगर गांधी के काम को देखा जाए तो ये देखो, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सबको याद कर लेना, इन सबसे क्वेश्चन आता है। 1894 ईस्वी में, 1893 में गांधी जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं। 1894 ईस्वी में गांधी ने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटल इंडियन, अभी ध्यान रखना, 1894 ईस्वी में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी भारत में बन चुका था और गांधी जानते थे इसके बारे में। ठीक है, गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानते थे। उन्होंने कांग्रेस का एक ओवरसीज, है ना, विदेश में कांग्रेस की एक संस्था खोली और उसका नाम दिया नेटल इंडियन कांग्रेस। 1899 ईस्वी में गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प जो है बोयर युद्ध के दौरान लोगों को, जो जख्मी लोग थे उनको मेडिकल हेल्प के लिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। इस संस्था को बनाने की वजह से 1914 ईस्वी में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी। 1904 ईस्वी गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्रिका जारी किया और एक फोनिक्स फार्म का मतलब है कि फोनिक्स नाम की एक जो है जगह पे उन्होंने एक आश्रम की तरह बनाया। एक आश्रम था जिसका नाम क्या था? फोनिक्स फार्म। ये आश्रम कहाँ है? साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में। साउथ अफ्रीका के डरबन में फोनिक्स फार्म नाम का एक आश्रम बनवाया 1904 ईस्वी में। 1906 ईस्वी, अभी गांधी सब जो है साउथ अफ्रीका में ही हो रहा है। 1906 ईस्वी में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि सरकार के ऑर्डर, सरकार के नियम को तोड़ना, है ना, कि आपने जो भी नियम बनाया, डिसओबीडियंस मतलब हम आपके नियम को नहीं मानेंगे। पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी ने, इसी को सत्याग्रह भी कहते हैं। सत्याग्रह जो है बहुत, इसके अंदर के कई तरह की मूवमेंट होती है ना। सत्याग्रह गांधी के द्वारा उपयोग किया गया तरीका था मूवमेंट में। सत्याग्रह मूवमेंट का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे, है ना, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह जो है दो चीजों से बना हुआ है, सत्य और अहिंसा। गांधी का कहना है कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके मतलब सच्चाई के लिए लड़ना है और हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, ये जो तरीका था, इस तरीके को सत्याग्रह कहा गया। इसमें दो तरह के इसमें टेक्निक्स थे। पहला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरा तरीका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब है हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, है ना, जैसे सरकार के लिए नौकरी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जाके नहीं पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या है कि हम सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार के कानून को तोड़ेंगे, सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो सत्याग्रह का ज्यादा विकराल, ज्यादा हरास जो तरीका है वो सिविल डिसोबीडियंस। तो इन्होंने, अगर क्वेश्चन आएगा कि गांधी ने सबसे सर्वप्रथम सत्याग्रह की जो है, सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो हम क्या लिखेंगे, साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक? इसकी वजह से 1908 में उनको जेल में जाना पड़ता है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 1910 ईस्वी में गांधी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। ध्यान रखना, फार्म शब्द का मतलब खेत होता है हिंदी में, पर यहाँ पे इसका मतलब है आश्रम। टोल्स्टॉय फार्म नाम की एक आश्रम की स्थापना की जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग भी जो है साउथ अफ्रीका में ही है, दक्षिण अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग भी है। इसी टोल्स्टॉय फार्म का बाद में चल करके नाम जो है गांधी आश्रम पड़ता है। तो अगर सवाल में गांधी आश्रम हो या टोल्स्टॉय फार्म हो, उसकी स्थापना गांधी के द्वारा की गई थी 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो गांधी ने साउथ अफ्रीका में देखो दो आश्रम का निर्माण किया, 1904 ईस्वी में किया ओनिक्स फार्म, और 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फार्म। इस दोनों नाम को याद रखिएगा। 1914 ईस्वी, है ना, गांधी जी को इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। कैसरे हिंद का मतलब है, हिंद मतलब हिंदुस्तान, कैसरे मतलब उसका हीरा। ठीक है, तो जैसे भारत रत्न आजकल दिया जाता है, भारत रत्न जानते हो, रत्न का मतलब भी क्या है कि जो भारत के चमकते सितारे हैं ना, उसी तरीके से कैसरे हिंद दिया जाता था। अब गांधी का सत्याग्रह के बारे में, गांधी जो है अफ्रीका में गांधी के कुछ महत्वपूर्ण काम जो है वो हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि भारत कैसे आने के बाद गांधी क्या क्या करते हैं। गांधी जो है भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को परमानेंटली। इससे पहले भी 1894 में जब वो गए, तो उसके बाद से लेकर के भी गांधी कई बार भारत आए, पर परमानेंटली 9 जनवरी 1915 को फाइनली साउथ अफ्रीका छोड़ के वो भारत आ जाते हैं रहने के। भारत में सर्वप्रथम उन्होंने 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। तो अब गांधी के द्वारा भारत में बनाया गया सबसे पहला आश्रम क्या था, सत्याग्रह आश्रम, 1915 ईस्वी, अहमदाबाद। क्यों महत्वपूर्ण है, आश्रम शब्द का क्या मतलब है, आश्रम वो जगह था जहां गांधी खुद रहते थे और गांधी के जो फॉलोअर थे, जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, वो लोग भी रहते। 1916 ईस्वी में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद से देखा कि हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। अधिवेशन का मतलब एनुअल सेशन, जैसे एनुअल फेस्टिवल होता है, साल में एक बार सब लोग मिलते हैं, उसी तरह से कांग्रेस के लीडर साल में एक बार नवंबर या दिसंबर के महीने में सारे कांग्रेस के सदस्य एक जगह पे मिलते थे, और इसे कहा जाता है सेशन, अधिवेशन। ठीक है, 1916 का जो सेशन था कांग्रेस का, वो हो रहा था लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर के कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने गांधी को पश्चिम चंपारण, चंपारण जो कि बिहार में है, चंपारण जो कि बिहार में है, वहां के किसानों पे हो रहे अत्याचार के बारे में उनको, गांधी को बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उस जगह पे चंपारण विजिट करें। तो इस पॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ, और किसने इनवाइट किया गांधी को, राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ के लिए, चंपारण। तो यहां से गांधी का जो है सत्याग्रह स्टार्ट होता है भारत में। ठीक है, इस क्रम में गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह जो किया वो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर, चंपारण के जो किसान थे, उन उनको उनको मजबूर किया जाता था इंडिगो नील की खेती के लिए। इंडिगो का मतलब है नील, ठीक है, जिससे कपड़े को नीला रंग प्रदान किया जाता है। तो उस समय एक ऐसा नियम था कि हर किसान को अपने 3/20 लैंड पे
नील की खेती करनी पड़ेगी और नील की खेती से आमदनी बहुत ही कम होता था। तो इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो लोग नील की खेती करवाते थे, वो बहुत कम पैसा देते थे किसानों को और इससे भूमि भी बंजर बनती थी। पर ये किसान क्या थे, मजबूर थे। तो जब गांधी जी 1917 ईस्वी में बिहार का चंपारण विजिट करते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि चंपारण आंदोलन जो है, गांधी ने 19 अप्रैल 1917 को शुरुआत की। ठीक है। तो 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में गांधी के द्वारा किया गया। समस्या क्या क्या थी कि चंपारण के किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनको मुनाफा नहीं होता था और सरकार उसको कंपलसरी कर दी थी। 1918 ईस्वी फरवरी और मार्च के दौरान गांधी ने दो अलग अलग मूवमेंट, दो अलग अलग सत्याग्रह किए। एक उन्होंने अहमदाबाद में किया, जहां पे कि अहमदाबाद के जो मिल वर्कर थे, मिल शब्द का मतलब है कपड़े की मिल। ठीक है। कपड़े की जो मिल थी, कपड़े की जो मिल्स हुआ करती थी, वहां काम करने वाले व्यक्ति, वहां जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनको सैलरी नहीं दिया जाता था, बहुत कम, उनको उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। इस चीज को लेकर के गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया। इस इस सत्याग्रह में जो है सर्वप्रथम हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया गया था, है ना। भूख हड़ताल सर्वप्रथम अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि वहां के मिल में काम कर रहे मजदूरों के लिए गांधी के द्वारा किया गया था 1918 ईस्वी के फरवरी और मार्च के महीने में। इस सत्याग्रह में, इस आंदोलन में ना, गांधी ने सर्वप्रथम हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल किया और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट रहा, वहां के लेबर्स को उनकी डिमांड मिल गई। अगला जो सत्याग्रह होता है 1918 ईस्वी में मार्च और जून के महीने में, ये सत्याग्रह होता है खेदा नामक जगह पे, जो कि गुजरात में है। तो तीसरा सत्याग्रह हो गया खेदा, भारत में तीसरा सत्याग्रह गांधी का खेदा नामक जगह पे। ठीक है। इस चीज के लिए किसानों के सपोर्ट में, है ना, किसान जो है उस साल खेती नहीं हो पाई, उपज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से किसान टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसके खिलाफ लेकिन सरकार उनसे पैसे लेने के लिए उन पे मजबूर कर रही थी। तो लोगों ने गांधी की मदद से 1918 में मार्च और जून में तक जो है खेदा सत्याग्रह में गांधी ने सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में गांधी के बहुत करीब आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जो आंदोलन, जो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में जो रोल है, उसकी शुरुआत की खेदा आंदोलन से, खेदा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत की। टोटल भारत में अगर देखा जाए कि गांधी 1915 में जब वो भारत आते हैं, 1915 से लेकर के 1918 तक उन्होंने चार काम किए। पहला काम, पूरा भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर गांधी ने पूरे भारत को भ्रमण किया ताकि वो भारत को जान सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, 1917 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, चंपारण चंपारण सत्याग्रह। और तीसरा जो है 1918 में उन्होंने अहमदाबाद अहमदाबाद और खेदा सत्याग्रह। इन इन सब में, इन तीनों सत्याग्रह में, चंपारण, अहमदाबाद और खेदा में गांधी को सफलता मिली, है ना। अंग्रेजों ने गांधी की मांग को माना। इस सफलता के स्वरूप गांधी का नाम पूरे भारत में फैल गया। अब लोग गांधी को सिर्फ एक आम इंसान की तरह, एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह नहीं देख करके उन्हें एक साधु की तरह देखने लगे, जो लोगों की समस्याओं को ठीक कर सकता था। अब गांधी को लोग एक्सेप्ट करने लगे। अगला जो इसमें पड़ा हुआ आता है वो है कि 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट। ठीक है। 1919
17 में रॉलेट एक्ट जो है उसके खिलाफ आंदोलन 1919 में जो रॉलेट एक्ट बनाया गया उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी की अहम भूमिका थी, है ना। 1917 ईस्वी में एक समिति बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जो उसका पर्पस क्या होता है कि सुझाव देना कि कैसे जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी है ना, मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी का मतलब एक्सट्रीमिस्ट वाले जो लोग हैं, है ना, जो गरमपंथी, ना हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे आंदोलन, वो हिंसा का इस्तेमाल करते थे। तो इन लोगों का जो एक्टिविटी है, इन लोगों का जो मूवमेंट है, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट कमेटी बनाई। इस कमेटी के बेसिस पे 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया गया। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 ईस्वी में, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को सरकार जो है अरेस्ट कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, सिर्फ शक के बिना पे। किसी इंसान पे सरकार को अगर शक है कि ये अगर हो सकता है कि ये ये नॉन वायलेंट मतलब एक्टिविटी कर रहा हो, है ना, तो सरकार उसको वायलेंट एक्टिविटी कर रहा हो तो सरकार उसको गिरफ्तार कर सकती है, शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकती है। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा और इसका जोरदार विरोध किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था। ध्यान देना, रॉलेट हम लोग अभी तक हम लोग मूवमेंट, रिवॉल्यूशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देख रहे थे, आंदोलन शब्द का सुने थे। अब ये जो सत्याग्रह है एक ऐसा आंदोलन है जो जिसमें सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं होती और सच्चाई होती है, सत्य होती है। तो रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसको पंजाब में जोरदार उसको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है? तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया कि वहां का प्रशासन सैनिक के हाथ में दे दिया, सेना के हाथ में दे दिया, जिसका नेतृत्व जनरल डायर कर रहे थे। जनरल डायर ने पंजाब में होने वाली सारी पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, है ना। जनरल डायर ने क्या किया, किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग जो है नहीं होगी। धारा 144 का आप नाम अक्सर सुनते होंगे कि पब्लिक में जो है एक 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऐसी धाराएं लगा दी गई थी। लेकिन लोग इससे अनजान थे और लोग सिंपल एक बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। इसी दौरान जनरल डायर जो है वहां पहुंचता है और उन लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसमें हजारों की मौत होती है। तो हमें अब ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ। लोग इकट्ठित हुए थे बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। जनरल डायर जो कि सैनिक का लीडर था पंजाब में, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी बिना लोगों को वार्निंग दिए, जिसमें हजारों की मौत हुई। इस घटना को पूरे राष्ट्र भर में जो है इसका विरोध किया जाने लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध, फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। इन दोनों विरोध के बाद तीसरा एक और विरोध हुआ भारत में। ये तीन विरोध क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले हमने देखा रॉलेट एक्ट की विरोध, उसके बाद जलियांवाला जलियांवाला हत्याकांड, और तीसरा अभी जो हम देखने वाले हैं वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, इन तीनों के बाद, इन तीनों में आंदोलन हुआ, इन तीनों के रिजल्ट में एक बड़े लेवल पे आंदोलन किया गया 1920 ईस्वी में, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 ईस्वी में इन तीनों आंदोलन के
के रिजल्ट में स्टार्ट हुआ। रॉलेट, जलियांवाला और खिलाफत। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 में शुरू की गई। ठीक है। इसका मुख्य कारण जो है वो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहला विश्व युद्ध आपको याद होना चाहिए 1914 से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध में तुर्की एक साइड पे लड़ रहा था और इंग्लैंड दूसरे साइड पे। तुर्की की हार होती है। ठीक है, तुर्की हार जाता है और इस तुर्की के हार के बाद ब्रिटिश ने तुर्की का जो सुल्तान था उसको उसके गद्दी से हटा दिया। तुर्की के सुल्तान को, ठीक है, द सुल्तान ऑफ तुर्की, जिसको खलीफा भी कहा जाता था, मुस्लिम इसको अपना धार्मिक हेड मानते थे। पूरे वर्ल्ड वाइड के जो मुस्लिम हैं तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक हेड मानते थे। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा, जब जब तुर्की युद्ध में हार गया तो उसके खलीफा के साथ इररिस्पेक्टफुल, मतलब उसके खलीफा के खिलाफ अत्याचार किए, उसको हटा दिया गया, जिसके विरोध में भारत में जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। जो भारत में मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश ने जिस तरीके से तुर्की के खलीफा के साथ व्यवहार किया उससे नाखुश थे और इसके खिलाफ उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की। खिलाफत मूवमेंट क्यों किया गया? ब्रिटिश के, अंग्रेजों के तुर्की के साथ किए गए दुर्व्यवहार की वजह से, है ना। भारत को तुर्की से क्या मतलब है? तो जो भारत के मुस्लिम थे, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के जो मुस्लिम थे वो मानते थे कि जो तुर्की का सुल्तान है उसका रिलीजियस हेड है, उसका रिलीजियस वैल्यू था। अगर खिलाफत किसके नेतृत्व में किया गया तो इसमें दो नाम बड़ा ही प्रमुख है। अली भाई, है ना, दोनों भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दोनों ने खलीफत मूवमेंट जो है, खिलाफत मूवमेंट, उसकी भारत में शुरुआत की। तो खिलाफत से संबंधित दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद अली एंड, बाद में चल करके जब गांधी ने ये सारा स्टार्ट, ये खिलाफत कब चल हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। जब गांधी ने 1920 ईस्वी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1920 ईस्वी में, तब खिलाफत उस समय चल रहा था और खिलाफत को मर्ज कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग अगर पढ़ते हैं, इसमें 1920 से लेकर के 1922 तक था ये मूवमेंट। ठीक है। गांधी ने अनाउंस कर दिया, गांधी अपने अपना प्लान अनाउंस किया, ठीक है, कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गांधी ने क्या अनाउंसमेंट की कि 1 अगस्त 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा। क्यों ऐसा अनाउंस किया? तीन आंदोलन में ब्रिटिश का जो रवैया रहा उसके फलस्वरूप, है ना, कौन कौन सा? रॉलेट, जलियांवाला और खिलाफत। इस तीन आंदोलन, इस तीन घटनाओं के बाद गांधी ने अनाउंस कर दिया कि इस तीनों की वजह से भारत में आपने जैसा रवैया अपनाया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त 1920 से। ठीक है। कारण क्या दिया गया कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट। फॉर्मल तरीके से जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 4 सितंबर 1920 को की गई। 4 सितंबर 1920 ईस्वी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की विधिवत शुरुआत की गई। इस मूवमेंट का क्या उद्देश्य था ना? उद्देश्य अगर देखिए तो नॉन कॉपरेशन जो असहयोग आंदोलन था, इसका जो उद्देश्य था वो था सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, और फुल इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट होना, पूर्ण स्वराज इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत होती है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का जो शुरुआत है 4 सितंबर, ठीक है, उस दिन गांधी को जो अवार्ड मिला था कैसरे हिंद का अंग्रेजों के द्वारा, उसको वो त्याग देते हैं। ठीक है, रिनाउंस कर देते हैं कि हमें नहीं बनना है, आपके द्वारा दी हुई जो अवार्ड है हमें वो नहीं चाहिए टाइटल। तो कैसरे हिंद का रिनाउंसमेंट के साथ ये आंदोलन शुरू होता है।
इस आंदोलन के कई सारे कार्यक्रम थे, जैसे कि नेशनल स्कूल बनाया गया, जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा स्कूल की स्थापना की गई, जैसे कि काशी विद्यापीठ, है ना, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब ऐसे स्कूल हैं जो असहयोग आंदोलन के द्वारा ये सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, ये बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? ये सारी की स्थापना जो है भारतीय लोगों ने की, ताकि इंडियंस को भारतीय तरीके से पढ़ाया जा सके, न कि अंग्रेजों के तरीके से। इसी बीच में 1920 को जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जिन जो भारत आते हैं और इनका विरोध किया जाता है। अब पूरे भारत में लोग नॉन कॉपरेशन के बाद लोग अब स्वदेशी और पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। स्वदेशी और पूर्ण स्वराज, ठीक है। इसी दौरान भारत में चरखा जो है प्रचलित हुआ। चरखा जो इसी दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान प्रचलित हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये एक तरह का क्या था? सत्याग्रह था, जहां पे कि सच्चाई के लिए खड़े होना है और अहिंसा, नॉन वायलेंस होना चाहिए ना, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, अहिंसा और सत्य। इस घटना के क्रम में, इस आंदोलन के क्रम में 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कुछ आंदोलन कर रहे लोगों ने चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए। और इस घटना से गांधी ने बोला कि ये जो आंदोलन है इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हिंसा हो गई, इसलिए गांधी ने ये आंदोलन को 11 फरवरी 1922 ईस्वी को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत होती है 1920 में और खत्म हो जाती है, एंड कर दी जाती है 11 फरवरी 1922 को। किस वजह से एंड कर दी गई? चौरी चौरा घटना की वजह से। कई सारे जो बड़े नेता थे उस समय, है ना, वो इस गांधी ने अचानक से जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, उससे काफी नाखुश भी थे। और इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में, चौरी चौरा घटनाक्रम से जो है असहयोग आंदोलन, उसको बंद कर दिया जाता है। इस घटना से जो लोग नाखुश थे, है ना, उन लोगों ने इस तरह से फिर से कांग्रेस में एक डिवीजन हो जाता है। कांग्रेस में डिवीजन इस बार जो होता है वो इसलिए होता है कि कुछ लोग जो नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने की वजह से नाखुश थे, वो कांग्रेस से अलग जो है अपना एक स्वराज पार्टी बनाते हैं। तो स्वराज पार्टी जो है 1923 ईस्वी में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। दिसंबर 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में वो लोग जो नॉन कॉपरेशन के अचानक बंद कर देने से नाखुश थे, उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकल आए। कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के अलावा अपना एक पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी? इसमें प्रमुख नाम मोतीलाल नेहरू का है, चित्तरंजन दास का है, ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अब अगला जो है स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारे घटनाक्रम पढ़ रहे हैं जो 1917 से लेकर के 1947 तक हुआ, ठीक है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट जो है महत्व का, वो 1927 में साइमन कमीशन की, हम सब 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी, ठीक है। इस कानून के अनुसार, इस कानून में एक प्रोविजन था कि 10 साल के बाद सरकार एक कमीशन, एक टीम बनाएगी जो ये जांच करेगा कि इस कानून की वजह से भारत में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको और कैसे सुधार कर सकते हैं।
तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट था, इसके लिए जो इसकी रिव्यू कमेटी होती वो 10 साल के बाद बनाई जानी थी। पर अंग्रेजों ने 1927 में ही एक कमेटी बना दी जो ये कानून से, भारत में ये कानून कैसे काम कर रहा है उसका जांच करने के लिए। इस कमेटी के, इस कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था साइमन। सर जॉन साइमन जो है इस कमेटी के हेड थे। इसी के नाम पे इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। ताज्जुब की बात ये थी कि इस कमीशन में जो 7 सदस्य थे, वो सातों के सातों जो हैं वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को इसमें जगह नहीं दी गई थी। किसी भी भारतीय, भारत में जो कानून चल रहा है उसकी जांच के लिए, ठीक है, उसकी जांच के लिए एक टीम बनाई जाती है और उसमें कोई इंडियन नहीं रहता है। इस बात का विरोध भारत के हर पार्टी ने किया, कमीशन का विरोध किया। इस कमीशन के विरोध में बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन किए गए। साइमन गो बैक, काला झंडा दिखाया गया, जहां जहां साइमन, वो जो टीम थी जहां जहां जाती थी वहां वहां काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी क्रम में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी लोग साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, इस आंदोलन में लाला लाजपत राय पे पुलिस की लाठीचार्ज होती है और इससे घायल होकर के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब 1928 ईस्वी में अक्टूबर में लाला लाजपत राय जो है उनकी वो घायल हो जाते हैं और 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में ही, है ना। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया था? ताकि 1919 ईस्वी का जो कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका रिव्यू किया जा सके। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। कांग्रेस ने खुद की एक एक टीम बना दी। कांग्रेस ने खुद की एक टीम बनाई जिसका काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का है उसको रिव्यू करे। कांग्रेस ने जो ये कमेटी बनाई, उसके जो हेड थे, उसका, उनका नाम मोतीलाल नेहरू था। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी रिपोर्ट दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो एक्ट है वो कैसे काम कर रहा है, क्या सुधार करना चाहिए और भारत में, भारत का संविधान की कैसे रचना करनी चाहिए। इसके द्वारा जो पब्लिश किया गया रिपोर्ट, उसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है, या नेहरू जो रिपोर्ट है उसके चेयरमैन कौन थे, है ना, कब आया 1928 में, किसने, किसके द्वारा ये किया गया, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। 1929 ईस्वी, 9 मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग का जो है, जैसे कांग्रेस की सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी उसी तरह से मुस्लिम लीग की भी हर साल कॉन्फ्रेंस होती थी। इस कॉन्फ्रेंस में 1929 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने 14 पॉइंट दिए। ठीक है, अपने डिमांड रखे 14 पॉइंट्स। तो इसको कई बार जिन्ना 14 पॉइंट या मुस्लिम लीग के 14 पॉइंट्स कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि अगला जो आंदोलन महत्वपूर्ण है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर के 1934 तक रहा। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा और स्ट्रिक्ट होता है और ज्यादा ना उग्र। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिर्फ अंग्रेजों का साथ छोड़ना ही नहीं होता है, उसका अगेंस्ट करना होता है। जो ऐसे कानून जो कि गलत हैं उनका विरोध भी करना। तो उस समय एक कानून हुआ करता था, साल्ट लॉ, नमक का कानून, जिसके अनुसार कोई भी इंसान नमक नहीं बना सकता है। सिर्फ नमक बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक संस्था बना रखी थी, एक कंपनी बना रखी थी जो कि नमक बनाता था और इस पे टैक्स लगाया जाता था। गांधी ने इसका विरोध किया। तो सिविल डिसोबीडियंस, अंग्रेज के द्वारा बनाए गए जो गलत कानून है उसको नहीं मानना।
तो उस समय साल्ट नमक का जो कानून था उसको तोड़ने से ही स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रहता है। वो हुआ कि कांग्रेस का, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अधिवेशन दिसंबर 1919 में कांग्रेस की अधिवेशन जो है लाहौर में हो रही थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के इतिहास में, अभी तक इससे पहले कांग्रेस जो है सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करता था। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो सरकार है वो भारतीय लोगों का होना चाहिए, भारत के लोग का सरकार में ज्यादा रोल होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि आपको, अंग्रेजों को भारत से बिल्कुल हट जाए, है ना, और जो शासन हो वो खुद के लोगों का हो। इस सेशन का, इस अधिवेशन का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस जो लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लाहौर सेशन है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में, लाहौर की जो अधिवेशन हो रही थी दिसंबर 1929 में, उसने, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जनवरी 26 को, 26 जनवरी अगले साल, दैट मीन्स कि 1930 ईस्वी के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो दो घोषणाएं हुई। 1929 का लाहौर सेशन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दो घोषणाएं हुई, एक तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, दूसरा ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हर साल, है ना, हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पूरे भारतवर्ष में। ठीक। और तब से लेकर के 26 जनवरी का महत्वपूर्ण महत्व है। और इसीलिए जब संविधान लागू हो रहा था ना, तो संविधान 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 2 महीने के बाद ये 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी का महत्व कब से है? 1930 ईस्वी से, जब फर्स्ट बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 1934 तक चला, इसकी शुरुआत कब हुई? अब देखते हैं कि दांडी मार्च ना, 12 दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च गांधी ने, है ना, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक जगह पे, ठीक है, खुद से नमक बनाया। दांडी जो है कोस्ट है, समुद्र के किनारे की जगह है। वहां पे जा करके उसने पानी को छान करके उससे नमक बनाया, और इस तरह उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो यही थीम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नमक कानून के तोड़ने के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च होता है। इस क्रम में 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने से पहले गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना होते हैं। दांडी क्या है? गुजरात में कोस्टल टाउन है। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी दांडी के लिए रवाना होता है। कहां से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में जब वो शुरुआत करते हैं तो उनके साथ 79 उनके फॉलोअर्स उनके साथ चलते हैं। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुंचते हैं। अहमदाबाद से दांडी की डिस्टेंस लगभग 200 माइल्स की है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा में कुल कितने समय लगे? 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में कुल कितने समय लगे, कितने दिन लगे? टोटल कितने दिन लगे, कोई बता सकता है? सर 22-23 दिन लगे थे ना। 23 दिन। ठीक है, 23 दिन लगे। और
डांडी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है गांधी डांडी पहुंचते हैं और अगले दिन उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया नमक कानून को तोड़ने के साथ। ठीक है। अब क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 के बाद, है ना, पूरे भारत में नमक के कानून को अलग अलग जगहों पे लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, है ना। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डांडी में हुआ, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में साल्ट आंदोलन, नमक आंदोलन, इसको साल्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसमें मुख्य रूप से जो भी सरकारी कानून थे, जैसे कि जो टैक्स से संबंधित कानून थे जो कि गलत थे, गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि हर कानून को तोड़ो, गांधी ने बोला जो कानून गलत है ना, जो ऑपरेसिव है उस कानून को नहीं मानना है ना। तो जिन किसानों के पास पैसा नहीं है टैक्स देने का तो वो नहीं देंगे, टैक्स नहीं देना, ऐसे ऐसे कई सारे कानून थे जो मुख्य रूप से नमक का कानून जो था जिससे हर कोई जुड़ा हुआ था, इस कानून को पूरे भारतवर्ष में जो है अलग अलग लीडरों ने इस कानून को तोड़ना शुरू किया और यही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। 6 अप्रैल 1930 से लेकर के आगे 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, जिस मीटिंग का नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग का जो पर्पस था वो पर्पस था कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करना। अब साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया कि ये चीज होना चाहिए भारत में, ऐसा रहा। अब इस रिपोर्ट पे को डिस्कस करके इसके अनुसार नया कानून लाना। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है, क्या डिसाइड करने के लिए? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडिया, कि भारत के बारे में आगे क्या किया जाए। अब इस दौरान क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, तो कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल कितने हुए? 3 हुए। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर 12 1930 ईस्वी को हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 12 1930 को लंदन में, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बायकॉट किया, दैट मीन्स कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या क्या रहता है, देखो, एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था, क्या पर्पस था इसका? साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस करना और भारत के भविष्य के बारे में डिसाइड करना, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए? टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। पहले कॉन्फ्रेंस में, पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ये सब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? पहला कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 1930 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। किसने किसने पार्टिसिपेट किया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया इसमें, अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया। देखो, अभी तक अंबेडकर जो है, अब धीरे धीरे अंबेडकर भारत में इस समय पे 1930 के समय पे भारत में कई तरह की चीजें चल रही थी। एक तो भारत मुस्लिम पहले ही शुरू हो गया था, सॉरी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम पहले से ही चल रहा था। अब एक नया ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करता है, अंबेडकर के नेतृत्व में जो दलित समुदाय हैं वो भी अपने लिए अलग से रिजर्वेशन, उस समय जो रिजर्वेशन नहीं कह सकते उसको, है ना, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। तो अंबेडकर के नेतृत्व में जो दलित समुदाय है वो भी उभर के सामने आए हैं। तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में, और भी कई सारे पार्टी जो छोटे मोटे पार्टी जैसे हिंदू महासभा ये लोग पार्टिसिपेट किए, और कांग्रेस के पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से भारत का भविष्य को बिना कांग्रेस के डिसाइड करना नामुमकिन था। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, और भारत में बहुत काफी लोग इसके सदस्य भी थे। तो इस तरह से जो वायसराय थे उस समय, है ना, इरविन, लॉर्ड इरविन, उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सफल नहीं होगा, और कांग्रेस तब तक शामिल नहीं होगी जब तक गांधी की सहमति नहीं होगी। तो इरविन ने गांधी के साथ एक संधि की, एक पैक्ट किया। पैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट किया। तो इस एग्रीमेंट को जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, जो कि 8 मार्च 1931 को हुआ। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये समझौता होता है 8 मार्च 1931 को। इस समझौते के अनुसार गांधी जो है वो एग्री करते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसके बदले में अंग्रेजों से क्या मिलता है? इसके बदले में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जितने भी राजनीतिक लीडर्स हैं, जो जेल में बंद थे, जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा ना, एक्सेप्ट कि उनके ऊपर कोई हिंसात्मक कार्रवाई का चार्ज न लगा। ब्रिटिश ने क्या बोला? गांधी ने बोला कि ठीक है, हम अपना सिविल डिसोबीडियंस बंद कर देंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बदले में ब्रिटिश ने जो भी उस समय के नेता थे, लीडर्स थे, जो कि जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी, जो लीडर्स, जो लोग किसी वायलेंस में पार्टिसिपेट थे, ठीक है, जो लोग हिंसात्मक गतिविधि में शामिल थे, उन्हें नहीं रिहा किया जाएगा, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। और ऐसे यही एग्जाम्पल था किसका? भगत सिंह का। इसलिए गांधी को कई लोग इस डिसीजन के बदले दोष भी देते हैं कि गांधी अगर चाहते तो प्रेशर दे करके इसे भी, भगत सिंह को भी जेल से निकलवा सकते थे, रिहा करवा सकते थे। लेकिन गांधी चूंकि विचार से ही वो हिंसा के शुरू से खिलाफ रहे, तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कोशिश ही न की, जैसे कि भगत सिंह, जो कि हिंसात्मक गतिविधि में शामिल थे। हालांकि बाद में गांधी खुद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो गांधी ने खुद हिंसा का नारा दिया। तो इस समय इस पे भी गांधी की आलोचना की जाती है कि गांधी ने भगत सिंह को रिहा करवाने के लिए कोशिश नहीं की, है ना। अगर वो कोशिश करते, क्योंकि इस समय अंग्रेज बहुत डिस्परेट थे, अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, और इसके बाद अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 1931 में हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया जाता है। इसमें गांधी खुद कांग्रेस के तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। एग्रीमेंट किस चीज पे नहीं हो पाता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडिया, है ना, कि भारत के भविष्य के लिए क्या क्या चीजें करनी है, फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडिया। इसी बात को लेकर के डिस्कशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि भारत को भविष्य में कैसी अधिकार, कैसे उसकी राज प्रणाली जो है उसको किया जाए। तो इस मामले में अंग्रेज और गांधी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल ही रहा होता है, उसके बीच में ही लंदन से वहां से छोड़ करके वापस आ जाते हैं।
है? तो दो डिमांड था जिस पे अंग्रेज सहमत नहीं हो रहे थे। पहला था कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए, डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। और कम्युनल क्वेश्चन, कम्युनल क्वेश्चन का मतलब है कि उस समय अंग्रेज जो है कम्युनल जो टेंडेंसी थी, जो धार्मिक रिलीजियस जो डिफरेंसेस थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। बढ़ावा कैसे दे रहे थे? एक तो था कि सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि एक हिंदू हिंदू को ही वोट कर सकता है। अगर कोई हिंदू लीडर है, उसको वोटिंग करने के लिए सिर्फ हिंदू जनता ही वोट करेगी। मुस्लिम को मुस्लिम जनता वोट करेगी, जो दलित है उनको दलित जनता वोट करेगी, महिला को महिला ही वोट करेगी। ये एक कम्युनल इलेक्ट्रो सेपरेट इलेक्टोरेट, हर धर्म के लीडर अलग होंगे और हर धर्म के वोट करने वाले अलग होंगे। तो ये गांधी को बिल्कुल नामंजूर था। इस पे भी उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि इसको खत्म कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट को। अंग्रेज नहीं माने, तो गांधी बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वापस आ गए। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह मुस्लिम लीग और अंबेडकर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब वो भारत वापस आते हैं सितंबर 1931 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। भारत वापस आने के बाद जनवरी 1932 में वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने क्यों बंद किया था? गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, है ना, जिसमें कि गांधी इरविन ने भरोसा दिया गांधी को कि आपकी बातें मानी जाएगी, आप पार्टिसिपेट करिए ना। लेकिन गांधी की बात नहीं मानी गई, तो गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत कर दी। अब इसी क्रम में 16 अगस्त 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने एक घोषणा की, है ना। रामसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की, जिसको कहते हैं हम लोग कम्युनल अवार्ड। इस घोषणा के तहत अभी तक भारत में हिंदू और मुस्लिम जो है उनके लिए अलग अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो लोग वोट दे रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लो कि एक पर्सन खड़ा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उस पर्सन का रिलीजन क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हर 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 सेक्शन के लोग, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी लिंग हो, हर लोग वोट कर सकते हैं उस पर्सन को। लेकिन कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, उसमें क्या था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लो कि एक हिंदू खड़ा है, एक मुस्लिम खड़ा है, अलग अलग धर्म के लोग खड़े हैं, और एक हिंदू जो है उसको हिंदू समुदाय के ही लोग वोट देंगे। तो तो ये चीज व्यवस्था चल रही थी हिंदू मुस्लिम में। कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित की गई, उस उसके अनुसार क्या हो गया कि अब से आगे से जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास का मतलब जो एससी समुदाय थे, है ना, जो दलित समुदाय के लोग थे, है ना, इन लोगों को भी सेपरेट कम्युनिटी स्वीकार कर लिया गया। सेपरेट कम्युनिटी का मतलब कि ये एक अलग धार्मिक धर्म के लोग हैं, है ना, और इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। तो गांधी जो अभी हिंदू मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट से ही नाखुश थे, उनको और झटका लग गया कि अब जो डिप्रेस्ड क्लास है, दलित समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। गांधी अपने जीवन में, उन्हें जब वो भारत आए तो उनको एहसास हो गया कि भारत में धर्म और जाति के अनुसार बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना, और खास करके दलित समुदाय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गांधी ने जो है दलित समुदाय के लिए एक नया शब्द दिया, हरिजन। हरिजन का मतलब है, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब लोग, है ना। उन्होंने दलित समुदाय को हरिजन नाम से पुकारा और हरिजन नाम की पत्रिका भी जारी की। इन्होंने जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो समस्या थी, है ना, जिसके अनुसार बहुत सारे ऐसे भारत में कास्ट थे जिनको अपर कास्ट के लोग अनटचेबल मानते थे,
जिनको छूने से अपर कास्ट के लोग का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इसके खिलाफ गांधी ने जोर काफ़ी इसके खिलाफ उन्होंने इसका विरोध किया, इसके लिए काफ़ी इस आंदोलन किए। तो गांधी उम, चाहते थे कि सारे धर्म और जाति के लोग जब एक हो ज होंगे तभी भारत आज़ाद हो सकता है और भारत विकास कर सकता है। तो ये जो कम्युनल अवार्ड था, अब क्वेश्चन देखो कम्युनल अवार्ड रहता है कि कम्युनल अवार्ड क्या है? तो क्या हम लिख सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड एक घोषणा थी जो कि रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। रामसे मैकडोनाल्ड कौन थे? ब्रिटिश के तत्कालिक प्रधानमंत्री। किस समय पे? 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार अभी तक जो कि हिंदू और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, अब डिप्रेस्ड क्लास है ना, जो कि दलित को कहते हैं, जो दलित समुदाय है, उनके लिए भी अलग से इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। इससे गांधी ने इसका काफी प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, है ना? और इस विरोध में उन्होंने आमरण अनशन कर दिए। गांधी उस समय यारवाड़ा जेल में थे। यारवाड़ा जेल जो है पुणे में, कहाँ पे है यारवाड़ा जेल? पुणे में। तो गांधी उस समय जेल में, गांधी ने जब वापस आकर के देखो यहाँ पे गांधी ने 1900 जनवरी 1932 में सिविल डिसोबीडियंस फिर से शुरुआत कर दिया। इसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लिया गया ना, और उन्हें यारवाड़ा जेल में बंद कर दिया गया। उस जेल में ही गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की, फास्ट अनटू अनटू डेथ। जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक कुछ खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे। किसके खिलाफ गांधी ने ये प्रोटेस्ट किया? सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसके खिलाफ। जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके खिलाफ गांधी ने आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ की, उस पे उस वो आंदोलन करती है। कब किया ऐसा? 20 सितंबर 1932 को यारवाड़ा जेल में। अब उस समय गांधी इतने पॉपुलर हो चुके थे भारत में कि ये खबर मिलते ही कि गांधी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, पूरे भारत में आंदोलन होने लगा। और पूरे भारत में आंदोलन होने लगा, आम लोग जो है सड़कों पे उतर गए। इसकी वजह से काफी प्रेशर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। इसी क्रम में जो है 24 सितंबर, 20 सितंबर को वो आमरण अनशन पे बैठते हैं। 4 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी के बीच में, अंबेडकर और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? इस एग्रीमेंट के अनुसार हम्म, इस एग्रीमेंट के अनुसार सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो करके, दैट मीन्स कि अगर कोई दलित समुदाय से इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ दलित समुदाय ही वोट कर सकते हैं। यही था सेपरेट इलेक्टोरेट। इसकी व्यवस्था खत्म करके अंबेडकर राजी हो जाते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि अगर टोटल 200, मान लो 200 सीट है किसी किसी अ, विधानसभा में, किसी अगर असेंबली में 200 सीट है, इसमें से 60, 70 या जो भी हो, 50, 60, 40 कुछ सीट दलित समुदाय के लिए रिजर्व कर दिया जाए, एससी समुदाय के लिए रिजर्व कर दिया जाए, एससी एंड एसटी के लिए। रिजर्व कर देने का मतलब कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो एससी का सीट रिजर्व हो गया है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही खड़े हो सकते हैं चुनाव में। इनको वोट कौन देंगे? इसको वोट हिंदू भी देगा, इसको हर समुदाय के लोग वोट देंगे। तो ये रिजर्वेशन आज भी हमारे देश में जो रिजर्वेशन की प्रणाली है यही है। आप लोग सुनते होंगे कि वो सीट जो है इस बार एससी सीट हो गया, वो सीट एसटी सीट हो गया। तो ये व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की थी, उसको खत्म करके गांधी और अंबेडकर के बीच में एक सहमति बनती है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, 24 सितंबर 1932 को। इसके अनुसार सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा बल्कि असेंबली में सीटें रिजर्व की जाएगी। ठीक है,
ब्रिटिश सरकार ने इसको पूना पैक्ट को अप्रूव किया कि ठीक है, अगर आप लोग सहमत हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पैक्ट के अनुसार 148 सीट जो थे उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जो प्रोविंस का मतलब स्टेट, ब्रिटिश के अंदर जो स्टेट्स थे भारत के उसको प्रोविंस कहते हैं। तो जो प्रोविंस में जो सभाएं थी, जो लेजिस्लेचर था, विधायिका थी, टोटल जितने भी भारत के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उसमें 148 सीट रिजर्व किए गए। ठीक है, इनके लिए डिप्रेस्ड क्लास या दलित समुदाय के। अगला 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 में, सेकेंड हुआ 1931 में और थर्ड हुआ 1932 में। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जो पूना पैक्ट के बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस थर्ड राउंड टेबल में भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इस तीन कॉन्फ्रेंस के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, जिसके बेसिस पे 1935 में एक नया कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ तक क्लियर है ये टोटल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 में एक नया कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। इस कानून के तहत 1937 ईस्वी में इलेक्शन हुए, पूरे भारत में जो है चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को काफी सीटें मिली और कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, 1937 में इलेक्शन कराए गए पूरे भारतवर्ष में, है ना। किसके अनुसार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेज ने ये कानून पास किया। कुल 7 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी। 7 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इस वॉर में अंग्रेज जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना भारत के लोगों, भारत के जो नेतागण थे, जो उस समय लीडर्स थे, कांग्रेस जो थे, उससे बिना सहमति लिए हुए भारत को इस वॉर में शामिल कर लिया। उस समय सरकार किसकी थी भारत में? ब्रिटिश की, है ना। सेंट्रल में, स्टेट्स में तो लगभग 7 स्टेट्स में, लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सेंट्रल में सरकार जो है वो ब्रिटिश की थी और आर्मी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अंग्रेजों ने बिना इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की सरकार थी उससे बिना डिस्कस किए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। तो इस घटना का कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस इसका अपोज किया कांग्रेस ने। और इसके प्रोटेस्ट में 22 दिसंबर 1939 को जितने भी कांग्रेस की सरकारें बनी थी सबने इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस की सरकार जो 7 स्टेट्स में बनी थी उन सब ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को और इस इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, इसमें कांग्रेस की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। तो मुस्लिम लीग जो है ऑलरेडी कांग्रेस से काफी नाराज था ना। उसे मुस्लिम लीग को एक बात समझ में आ गया कि जब तक कांग्रेस रहेगा तब तक उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो 22 दिसंबर 1939 को जिस दिन कांग्रेस के सारे मिनिस्ट्री, सारे स्टेट्स में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस दिन को मुस्लिम लीग जो है डेलीवरेंस डे के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा डेलीवरेंस का मतलब है मुक्ति दिवस, मुक्ति डे मतलब दिवस, डेलीवरेंस डे मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और इसको मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है 1939 के बाद अगले साल मार्च 24, 1940 में
1940 ईस्वी के मार्च के 24वें तारीख को मुस्लिम लीग ने डिमांड की एक अलग देश की। मुस्लिम लीग डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन। जैसे कांग्रेस की सेशन अधिवेशन होती थी हर साल, उस तरह से मुस्लिम लीग की भी होती थी। और मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की मांग की। कब की मांग? 1940 में मार्च 24 को। इसके बाद अब ये देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत किसके तरफ से लड़ रहा है? ब्रिटेन की तरफ से, है ना। लेकिन भारत के लीडर्स आंदोलन कर रहे हैं इसका। इससे जो सैनिक हैं उनका मनोबल नहीं है। सैनिक को भी तो पता है कि हमारे देश के लोग जो है अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं और अंग्रेज के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इस चीज से ब्रिटिश जो है, इंडियंस आर्मी, जो इंडियन आर्मी थी उस समय, सैनिक जो थे भारत के, उसका पूरा योगदान नहीं मिल रहा था। और अंग्रेज पूरी तरह से चाह रहे थे कि किसी तरह से भारत के जो लीडर्स हैं वो सहमत हो जाए ना। इसके इसी क्रम में 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा की, एक ऑफर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन अनाउंसमेंट ऑन 8 अगस्त 1940, जिसे हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगस्त ऑफर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक ऑफर था भारत के लीडर्स, कांग्रेस के लिए, है ना, देश के लिए, कि अगर वॉर के बाद, है ना, युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग भारतीय लोगों को मिला करके एक कमेटी बनाएंगे जो भारत के लिए नए संविधान की रचना करेगा। ठीक है, भारत के नए संविधान की रचना के लिए इंडियंस की एक टीम बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी? युद्ध खत्म होने के बाद। और इसके बदले में कांग्रेस को जो है अंग्रेजों के साथ देना था। तो अगस्त ऑफर किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, क्या था इसमें? इसमें था, अंग्रेजों ने कहा कांग्रेस को कि अगर आप, पूरा देश हमारा साथ देगा इस युद्ध में, तो युद्ध खत्म होने के बाद हम एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए आप लोगों का एक टीम बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। गांधी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस ऑफर से, और इस ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए। अब देखो ध्यान से कि अभी तक जो सत्याग्रह हो रहे थे वो मास मूवमेंट, मास तरीके से हो रहा था। अब इन्होंने बोला कि हर इंसान अपने 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 तक जो है सत्याग्रह करो। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब होता है कि हम किसी और को आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, हम खुद आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये लिमिटेड था, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं था, सिंबॉलिक था। गांधी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है किसके किसके खिलाफ लड़ रहा था? हिटलर के खिलाफ। और गांधी हिटलर की नीतियों से गांधी भी नाराज थे। तो एक तरह से गांधी तो चलो अंदर से वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हम ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे और अगर हिटलर जीत जाता है तो पूरी दुनिया के लिए और खराब बात होगी और मुश्किलें होंगी। हाँ, तो गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जो कि लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब बहुत बड़े स्केल पे नहीं था, सिंबॉलिक था, नॉन वायलेंट था, है ना। और गांधी ने खुद ही जो सत्याग्रह करने वाले थे उनको चुना। सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहले जिन्होंने सत्याग्रह ऑफर किया, सत्याग्रह किया, उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। was the first to offer सत्याग्रह and he was sentenced to 3 months imprisonment। इसकी वजह उनको 3 महीने की जेल भी हुई। जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। लगभग 15 महीनों तक 1940 में हमने देखा कि जो 8 अगस्त 1940 को ऑफर दिया गया, उसके बाद गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया और लगभग 15 महीनों तक सत्याग्रह चला। इसके बाद 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1942 में अंग्रेज जो है इंडियन सपोर्ट,
अंग्रेजों को मिले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसके लिए ब्रिटिश ने फिर दूसरा एफर्ट किया। क्रिप्स, है ना, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है, उसके नेतृत्व में उसने एक टीम को भेजा भारत में, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन। कब भेजा गया? 1942 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 23 मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है, क्रिप्स, और इन सब का पर्पस यही था कि भारत के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस हैं, जो लोग हैं, उनको किसी तरह से मनाओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा वो पूरी तरह से साथ दे। तो क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोज किया कि अगर भारत साथ देता है ब्रिटेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देखो 1942 वो समय था जब जर्मनी जो है ब्रिटिश का बैंड बजा रहा था सेकेंड वर्ल्ड, ब्रिटिश को काफी नुकसान हो रहे थे। इस समय ब्रिटिश को भारत जैसे बड़े देश का साथ जो है उसके लिए बहुत अहम था। तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उसने क्या प्रपोज किया कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं, आप मेरा साथ देते हैं, तो हम आपको स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे युद्ध के बाद। कब करेंगे घोषणा? युद्ध के बाद। गांधी क्या कह रहे थे? गांधी कह रहे थे कि आप स्वतंत्रता की घोषणा करो, अभी हम आपका साथ देंगे। तो युद्ध के बाद कोई मानने को तैयार ही नहीं था, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। किस प्रपोजल को? क्रिप्स के प्रपोजल को, कि आप हमारा साथ दोगे तो स्वतंत्र होने के मतलब युद्ध खत्म जीतने के बाद हम आपको इंडिपेंडेंस की घोषणा करेंगे। गांधी ने क्रिप्स का जो प्रपोजल है उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब आप हमको इनाम तो दे रहे हैं लेकिन कंडीशन क्या है? युद्ध के बाद। इसके बाद, इस क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का जो रिजोल्यूशन है, कांग्रेस के मीटिंग 1942 अगस्त 1942 में कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी बॉम्बे में, वहां पे भारत छोड़ो रिजोल्यूशन पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त। और एक तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है बताओ क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, जब कांग्रेस ने अपने बॉम्बे के मीटिंग में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया। सेम दिन 8 अगस्त 1942 को गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, 8 और 9 अगस्त 1942, 8 और 9 अगस्त 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय, उन सबको अरेस्ट कर लिया। एक तो युद्ध चल रहा है, ऊपर से आंदोलन, है ना। और इस समय कांग्रेस और गांधी का स्ट्रैटेजी यही था कि इतना जबरदस्त विरोध करो अंग्रेज का, ऑलरेडी अंग्रेज हार रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। अगर हम उसका जोरदार विरोध करेंगे तो वो भारत से भाग जाएगा, देश आजाद हो सकता है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? जितने भी लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया। जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट करने के बाद जो सेकेंड लेवल के लीडर्स थे, जिनका अभी तक कोई बड़ा नाम नहीं था, ये लोगों ने नेतृत्व संभाला। किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, गांधी, नेहरू, सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका नेतृत्व करने के लिए सेकेंड लेवल, सेकेंड लाइन लीडरशिप आते हैं, है ना, जो लोग अभी तक बहुत फेमस नहीं हुए थे, जिसमें प्रमुख है राम मनोहर लोहिया, ठीक है, एस.एम. जोशी, ऐसे कुछ लीडर्स थे, है ना। और भी कई सारे थे जिनका नाम उतना फेमस नहीं था अभी तक, जिनका नाम उतना पॉपुलर नहीं था। ये लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व संभालते हैं। बड़े संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी जो है स्टूडेंट्स की रही। उन्होंने, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए और इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। इस मूवमेंट में
धरने किए गए, स्ट्राइक्स किए गए, डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, पब्लिक मीटिंग्स किए गए, है ना? भारत के अलग-अलग शहरों और गाँव में ये सारे आंदोलन किए गए। धीरे-धीरे ये आंदोलन पूरा भारतवर्ष में फैल गया। 1900 1943 से अब देखो जो मेन लीडरशिप है, गांधी, नेहरू, है ना? ये सारे लोग अहिंसा कर रहे थे। अब ये सारे लोग हैं जेल में। अब जो नेतृत्व कर रहा है, अब जो इस आंदोलन में है, वो मोस्टली यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स। और यंग लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे तो पत्थर तो चलेगा ही, है ना? कुछ ना कुछ हिंसा तो होगी ही। 1943 के बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंसात्मक घटनाएं भी होने लगी। जैसे सरकारी मद्रास और बंगाल में जो सरकारी बिल्डिंग्स थे, ऑफिसेस थे, उनको तोड़ा गया, उन पे अटैक किया गया, है ना? अब अंग्रेज को ये समझ में आने लगा कि गांधी जब तक बाहर थे, तो वो लोगों को कंट्रोल करके रखे थे। अब गांधी जब से जेल में गए, तब से ये आंदोलन और भी उग्र होने लगा। इससे अंग्रेज को लगा कि भाई गांधी को जेल से निकाल देने में ही भलाई है ना? वो रहेंगे, अपील करेंगे लोगों से कि अहिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, है ना? तो लोग शांत हो जाएंगे। इस क्रम में 1944 में गांधी को जेल से बाहर निकाल दिया गया और गांधी ने ये बोला जब जेल से निकलने के बाद कि जो ऐसी सरकार है जो भारत के लोगों पे हिंसा करती हो और अधिकार नहीं देती हो, इन लोगों इस सरकार ऐसे सरकार के खिलाफ हिंसा भी चलता है ना? तो गांधी ने लोगों को इस बार फर्स्ट टाइम गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपने सिद्धांत के खिलाफ जा करके हिंसा को जस्टिफाई किया, वायलेंस को जस्टिफाई किया कि अगर वायलेंस ऐसे रूल के खिलाफ है जो ऑप्रेसिव है, जो प्रताड़ित करती हो, तो वायलेंस जो है वो जस्टिफाएबल है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण रहा इसका योगदान भारत के स्वतंत्रता के लिए। इसी क्रम में 1944 ईस्वी में अभी क्या डिस्कशन क्या चल रहा था? सवाल क्या था? भारत की आजादी। इसी पे अंग्रेज और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही थी। दूसरा सवाल था कि मुस्लिम लीग जो मांग कर रहा था ना, पाकिस्तान, दैट मीन्स की पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ये भी सवाल आने लगा ना कि भारत का विभाजन और आजादी, ये दोनों सवाल आने लगे। इसी क्रम में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसे शॉर्ट में CR भी कहते हैं, उन्होंने 1944 में एक तरीका का सुझाव दिया। उन्होंने प्रपोज किया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है भारत में, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों था। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो, और बांग्लादेश ईस्टर्न रीजन। उन्होंने प्रपोज किया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है उसमें पार्टीशन के लिए क्या मुस्लिम आम जनता सही में भारत का विभाजन चाहती है? इस सवाल के लिए वोटिंग कराया जाए। तो ऐसे वोटिंग को कहते हैं प्लेबेसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेबेसाइट। वोटिंग कराया जाए किस चीज को लेके? पार्टीशन का। क्या कि मुस्लिम लोग जो है, उस क्षेत्र के लोग, सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉर्थ वेस्ट जो अभी का पाकिस्तान का क्षेत्र है और बांग्लादेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लोगों को वोटिंग कराया जाए कि क्या वो भारत का विभाजन चाहते हैं, क्या वो स्वतंत्र देश चाहते हैं इस क्षेत्र में। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, बोला कि मुस्लिम लीग ने अपोज किया इस प्लान का। किस प्लान का? CR फार्मूला का। इसको पॉपुलरली CR फार्मूला भी कहते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि CR फार्मूला जो है किसके द्वारा दिया गया? कौन से? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। मुस्लिम लीग ने इस फार्मूला का विरोध किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि इस क्षेत्र में वोटिंग कराओ, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे कि वो विभाजन चाहते हैं कि नहीं। CR फार्मूला भी काम नहीं आया। इसके बाद यही दो सवाल हैं, सवाल वही दो हैं, भारत की आजादी और पार्टीशन। इसी सवाल के क्रम में अगला प्रयास किया गया वेवेल प्लान। उस समय जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड वेवेल, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की शिमला में, जिसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया, मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित किया और कई सारे पार्टी को आमंत्रित किया गया।
1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक प्लान बनाया, कहाँ पे? शिमला में, जहाँ कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबको आमंत्रित किया गया। और इसमें भी कई सारी चीजें थे कि भारत को आजाद कर देंगे, डोमिनियन बना देंगे, है ना, मुस्लिम लोग अलग रूल करेंगे, हिंदू, ऐसा ऐसा कुछ कुछ था। इस पे भी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, 1945 में ही एंड हो गया। 1946 ईस्वी में, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन में अभी तक जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, अब वहां पे इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार जो है वो भारत के फेवरेबल रही है। आज भी जब भी लेबर पार्टी की सरकार बनती है वो इंडिया के सपोर्ट में रहती है, और कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो लेबर पार्टी की सरकार बनी कहाँ पे? इंग्लैंड में। उस जो कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लॉर्ड एटली। ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लॉर्ड एटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, जो किस पार्टी से संबंध रखते थे? लेबर पार्टी से। इन्होंने 1946 ईस्वी में एक टीम भेजा ना, जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। 15 मार्च 1946 को लॉर्ड एटली ने अनाउंस किया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भारत के लोग खुद से चुनाव कर सकेंगे कि उनको अपनी सरकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं। और फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए भारत को अधिकार देने की बात कही। दिया नहीं गया, सिर्फ बात कही गई। 15 मार्च 1946 को लॉर्ड एटली ने अनाउंस किया कि भारत को खुद अपना डिटरमाइन करने का अधिकार और संविधान की रचना करने का अधिकार देने का। इस क्रम में उसने 3 सदस्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कैबिनेट सदस्य थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनमें से 3 को भेजा। किसने? लॉर्ड एटली ने, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे। इस 3 मेंबर में कौन कौन था? लॉरेंस सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो कि पहले भी 1942 में भी भारत आए थे क्रिप्स मिशन के साथ। तो लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन में। इन तीनों के नेतृत्व में जो है 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी गई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इस कमेटी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। साल कौन सा? 1946। कैबिनेट मिशन जो है वो काफी हद तक सफल रहा, है ना। कैबिनेट मिशन ने एक प्लान प्रपोज किया जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत क्या था? भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है, असेंबली मतलब एक संघ, है ना, यूनियन, लोगों का टीम जो कि संविधान की रचना करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। अब अगर सवाल पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके तहत बनाई गई, तो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य कैसे चुने गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 1937 में इलेक्शन हुए थे, उसी के बेसिस पे उन लोगों के द्वारा, जो लोग एमएलए बने थे, उनके द्वारा उन लोगों ने वोटिंग किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को चुनने के लिए। तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होता है। इसमें से जो जनरल सीट 214 होते हैं, उसमें से 205 सीट पे कांग्रेस विजय होती है। ठीक है। मुस्लिम सीट्स, 78 मुस्लिम सीट्स में से 73 मुस्लिम सीट मुस्लिम लीग को मिली। अब टोटल कितना हो गया? 205 सीट्स कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को कितना मिली? 73 सीट्स। ये एक तरह से मुस्लिम लीग की हार थी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन
का संदेश दिया। मुस्लिम लीग जो है वो कॉल किया डायरेक्ट एक्शन दिवस। डायरेक्ट एक्शन के दिवस का मतलब है कि कांग्रेस और ब्रिटिश से अब उम्मीद नहीं रखना है, जो करना है वो आम लोगों को करना है। डायरेक्ट एक्शन मतलब डिमांड नहीं करना, एक्शन करना है। इस घोषणा के बाद इस घोषणा के बाद पूरे भारत में सामुदायिक हिंसा स्टार्ट हो गई। सामुदायिक हिंसा मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में हिंसा स्टार्ट हो गई। कम्युनल टेंशन, कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में कम्युनल राइट्स होने लगे। कॉन्स्टिट्यूंट इस ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में क्या डायरेक्टली लोगों ने वोट किया? नहीं, इनडायरेक्ट वोटिंग हुई। इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब है कि जैसे भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हम लोग जिनको वोट देते हैं वो लोग प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। उसी तरह से जो हम लोग आम भारत के लोगों ने जो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोटिंग किया था, तो जो लोग एमएलए चुने गए थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को चुना। इस इलेक्शन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब तत्कालिक गवर्नमेंट, तत्कालिक सरकार। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को। इस इलेक्शन जुलाई 1946 में हुए इलेक्शन के आधार पे 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। कौन प्रधानमंत्री बने? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, ब्रिटिश से अब ये क्या क्या हो चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी? कि संविधान की रचना करने, संविधान बनाने के लिए। और साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गया। इंटरिम गवर्नमेंट किसके नेतृत्व में बना? नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, अब ये लगभग अंग्रेजों ने, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई जिनका काम था संविधान बनाना, और इंटरिम गवर्नमेंट बन गया नेहरू के नेतृत्व में। यहीं पे जिन्ना जो है, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो उनका कहना था गांधी, और उस समय पूरा डिस्कशन चल रहा था, गांधी कोशिश कर रहे थे कि भारत विभाजन नहीं हो। तो जिन्ना का कहना था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ठीक है, तब मैं सोचूंगा कि भाई भारत को तब हम लोग साथ में कर लेंगे, है ना, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो गांधी जो है वो एक दो बार बोले भी नेहरू को कि नेहरू बन जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो, है ना? लेकिन नेहरू राजी नहीं होते हैं। नेहरू राजी नहीं होते हैं कि भैया नहीं, जिन्ना तो नहीं बनेगा, बनेंगे तो हम ही। तो ये जिन्ना और नेहरू के बीच में जो इधर चल रहा था डिस्कशन, ये भी नहीं हुआ। जिन्ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, तो वो अड़ा रहा कि भाई विभाजन करना है। इस तरह से इन दोनों क्रम के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 20 फरवरी 1947, अब देखो यहाँ पे 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम चल रहा है, और पूरे भारत में कम्युनल राइट्स भी चल रहे हैं, हिंसा भी चल रही है। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली, लॉर्ड एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जून 1948 तक पूरी तरह से भारत का जो प्रशासन है, पावर है, वो भारतीयों के हाथ में सौंप देगी। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की कि भारत का प्रशासन जो है जून 1948 तक भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। और इसी क्रम में, इसी काम को करने के लिए, किस चीज को, पावर को ट्रांसफर करने के लिए कि ब्रिटिश प्रशासन से भारतीय के हाथ में जाए, उस चीज के लिए एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है एटली के बहुत करीबी आदमी थे। इनको उन्होंने एज ए वायसराय ऑफ इंडिया भारत भेजा। इस चीज के लिए कि कुछ अरेंजमेंट करो कि स्मूथ पावर ट्रांसफर हो जाए। हाँ, और इसको काफी पावर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बने। इसने भारत के पार्टीशन की रूपरेखा तैयार की। है ना? इस समय तक लगभग तय हो गया था पूरे भारत में
पूरे भारत में राइट्स हो रहे थे और नेहरू और जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना है, वो अड़ा हुआ था कि पाकिस्तान विभाजन होना है, होना है। हाँ, तो इस क्रम में माउंटबेटन ने जो है 24 मार्च 1947 को वायसराय बनने के बाद उन्होंने काफी मीटिंग्स किए और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का रूपरेखा तैयार किया। ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, इसको कई बार एग्जाम में देखो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्या है। माउंटबेटन प्लान क्या है? तो माउंटबेटन प्लान जो है वो भारत के विभाजन से संबंधित, कि कैसे विभाजन किया जाएगा, इंडिया का पार्टीशन का जो प्लान है जो कि माउंटबेटन ने तैयार किया, इसे ही माउंटबेटन प्लान कहते हैं। 3 जून 1947 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अप्रूव कर दिया, इसको सहमत हो गए। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। जब इन्होंने माउंटबेटन प्लान बनाया, उसके बाद इस प्लान को भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में कि इसको अप्रूव कर दो। ऐसा सब कांग्रेस भी सहमत है और मुस्लिम लीग भी सहमत है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत अप्रूव कर दिया। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था उसको अप्रूव किया गया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना दिया गया। कब बनाया गया? 18 जुलाई 1947 को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम, 18 जुलाई 1947। इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारे अधिकार, सारे पावर जो है इन दो सरकारों को सौंप देगी। किसको किसको? भारत का जो विभाजन होके जो दो पार्ट्स बनेंगे उनको सौंप दिया जाएगा। एक बाउंड्री कमीशन की घोषणा की गई, बनाया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को डिसाइड करेगा। कौन सी कमेटी थी? क्या किसी को पता है कि कौन सी बाउंड्री कमीशन थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री डिसाइड किया? रेड क्लिफ लाइन का नाम सुने हो? किसी को पता है रेड क्लिफ लाइन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री, बॉर्डर, और ये डिसाइड किया गया था रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ जो है इसी बाउंड्री कमीशन के हेड थे, जिनको नियुक्त किया गया था, बनाया गया था किस लिए? भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री को डिसाइड करने के। इस एक्ट के तहत जो तत्कालिक पावर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था उसको ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें पूरी अथॉरिटी दी गई कि आप अपना संविधान की रचना करिए। द रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन, इसने बाउंड्री डिसाइड किया भारत और पाकिस्तान के बीच का 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। तो इसके बाद जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, इस समय अब देखो क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। अब इस समय अभी तक जो 14 अगस्त 1900, इससे जस्ट एक दिन पहले तक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार जब देश, वायसराय का मतलब होता है किसी रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव थे ये? ब्रिटिश के, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है। हम लोगों ने देखा था वायसराय कब नियुक्त किया गया? 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके तहत गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके बना दिया गया वायसराय, और जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन के पास। अब फिर से सत्ता आ गई किसके पास? इंडिया के पास। तो वायसराय से नाम चेंज करके फिर से इसका नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो भारत के पहले इंडिपेंडेंट, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। जो वायसराय थे वही पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, क्योंकि अभी तक तो कुछ सरकार बनी नहीं, तो जस्ट आजाद हुआ एक दिन में तो सारा काम नहीं हो जाएगा। स्वतंत्रता, संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। 26 जनवरी 1950 के बाद ही जो है
प्रेसिडेंट बनाए गए। तो आजाद भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से लेके अगस्त 1947 तक भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल जो बने वो बने चक्रवर्ती राजगोपालचारी। याद है सीआर फॉर्मूला? चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1948 से लेकर के 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद 1950 के बाद जब संविधान लागू होता है तो भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गवर्नर जनरल के बारे अगर आजादी के बाद देखा जाए तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। और 1950 में संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल नहीं होकर के प्रेसिडेंट होने लगे, जो कि पहले बने राजेंद्र प्रसाद। इस पूरे आजादी में एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम लोग इस इंडियन नेशनल आर्मी का इतिहास अगर देखा जाए, थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए, तो मोहन सिंह के द्वारा एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ना। मोहन सिंह और अदर प्रिजनर, ये लोग इंडियन आर्मी में थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे अंग्रेज सेना में लड़ाई कर रहे थे, जो कि जापानीज आर्मी के द्वारा हरा दी गई थी। तो जापानीज आर्मी में ने जब ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया उस रीजन में, तो ये लोग मोहन सिंह और अदर जो भारतीय थे, उन्होंने जापानीज से बात की कि भैया देखो, तुम्हारा भी दुश्मन इंग्लैंड, हमारा भी दुश्मन इंग्लैंड है, हम लोग तो मजबूरी में उसके अंदर उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा हेल्प करो, हम लोग भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो ब्रिटिश जापानीज ने हेल्प किया इन लोगों की, और मोहन सिंह और अदर कुछ लोगों ने मिल करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, उसका मिलिट्री, उसका जो आर्मी वाला डिवीजन था, उसी को कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। कहाँ बनाया गया? साउथ ईस्ट एशिया में। अब दो चीज है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, दोनों में क्या संबंध है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है मेन संस्था है, जिसके अंदर उसका जो मिलिट्री डिवीजन है वो है इंडियन नेशनल आर्मी। रास बिहारी बोस को जो है पहला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल आर्मी का, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पहला प्रेसिडेंट मोहन सिंह। रास बिहारी बोस ने आईएनए को ऑर्गेनाइज किया अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर पहुंचते हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना जाता है और इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर बनाया जाता है। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद का। आईएनए के जो है 3 आईएनए की पूरी सेना जो है वो 3 ब्रिगेड में थी। लड़ाई करने वाली सेना जो है 3 ब्रिगेड में थी, 3 अलग अलग पार्ट में थी। एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, एक का नाम था गांधी ब्रिगेड, और एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड। और चौथी एक ब्रिगेड थी, एक विंग था, जो कि डायरेक्टली युद्ध में नहीं था, इसका सपोर्टिंग रोल था, है ना। जैसे कि युद्ध में सप्लाई चेन बनाना, मरीजों की ये करना, है ना। बाद में इसमें कुछ इसने लड़ाइयां भी की। तो जो विमेन्स विंग था आईएनए का, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो टोटल 3 ब्रिगेड थे, और विमेन विंग का नाम क्या था? विमेन विंग का रानी लक्ष्मीबाई। इंडियन नेशनल आर्मी जो है जापानीज आर्मी के साथ, जापानीज आर्मी और इंडियन आईएनए दोनों मिल करके इम्फाल की तरफ जो है कूच करती है। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी तरफ कूच करती है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी, वहां उसको अंग्रेजों से हटा करके आईएनए जीत लेता है। कोहिमा, ऐसे कई सारे, अंडमान निकोबार, ये भी आईएनए के अंदर आ जाता है। लेकिन इसी बीच आईएनए जो है, और आईएनए बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ आ रही होती है,
और आईएनए का सपोर्ट कौन कर रहा होता है? जापानीज़ आर्मी। लेकिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराने के बाद जापान सरेंडर कर देता है और आईएनए का जो सपोर्ट था, आईएनए मुख्य रूप से थल सेना थी, आर्मी थी। इसको जो एयर सपोर्ट दिया जा रहा था, वो जापानीज़ आर्मी के द्वारा दिया। लेकिन जापान खुद ही सरेंडर कर देता है, तो इस तरह से आईएनए जो है, वो फेल हो जाती है और ब्रिटिश सैनिक जो है आईएनए को बंदी बना लेते हैं, आईएनए के जो सैनिक होते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस जो है, टोक्यो की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे कि एक प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को उनकी डेथ हो जाती है। एक अब ये जो ब्रिटिश आर्मी, अब युद्ध खत्म हो गया और ब्रिटिश जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को गिरफ्तार कर लिए। इंडियन नेशनल आर्मी में जो लोग लड़ रहे थे वो लोग कौन थे? ब्रिटिश फौज के, ब्रिटिश आर्मी जो थी उसी के तो पूर्व सैनिक थे। और इन लोगों पे जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है इन लोगों का, जिसे कि फेमस है ये काफी, ट्रायल ऑफ आईएनए। दिल्ली के लाल किला में इन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाता है। कोर्ट मार्शल का मतलब है सैनिक जज, सैनिक कोर्ट बन बिठाई जाती है कि इन लोग ने सैनिक जो अपनी कसम थी, सैनिक का जो डिसिप्लिन था उसको तोड़ा। तो इन लोगों का जो ट्रायल है वो रेड फोर्ट दिल्ली नवंबर 1945 से स्टार्ट होता है। आईएनए के जो सैनिक थे उनके लिए केस लड़ने वाले लोगों में प्रमुख नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, भुल्लाभाई देसाई, आसिफ अली जिन्ना, हाँ, ये लोग, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग जो है आईएनए के सोल्जर के बिहाफ पे इनकी केस लड़ रहे थे। और इस समय तक भारत लगभग आजादी की घोषणा, काफी आजादी के करीब था और काफी प्रेशर था भारतीय लोगों से, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने ये जो ट्रायल था, ट्रायल का मतलब सजा देने की कार्रवाई, आईएनए को जो सजा देने की कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया।